एवरीवन, दिस इज उज्ज्वल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएसटी सीईटी फिजिक्स का एक नया टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस टॉपिक में बहुत ही कम थ्योरी है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बट अगर इसकी थ्योरी सही से क्लियर नहीं रहती है तो इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। तो इस वीडियो में हम वन शॉट में देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की पूरी थ्योरी, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और इसके बाद हम एक वीडियो लेक्चर्स करेंगे जिसके ऊपर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इसका। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज ओहम्स लॉ। ये कॉन्सेप्ट जो है ये 11 से रिलेटेड है ओहम्स लॉ का, और फार्मूला डायरेक्ट आसान है, दैट इज V इज इक्वल टू IR। V क्या है? वेयर पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ओहम्स लॉ आसान है, उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इंपॉर्टेंट इसके बाद 11 का एक और कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हमें रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का फार्मूला R इज इक्वल टू रो L upon A. This is the formula where R is the resistance, rho is resistivity, L is the length and A is the area of cross section. ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जो नोट करके रखना है आपको। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल से इसके कॉन्सेप्ट हमको 12th में या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो पॉइंट आता है दैट इज रिलेटेड विद 12। ठीक है, जो कि पहला ही कॉन्सेप्ट है हमारा क्रिचॉफ्स करंट लॉ। क्रिचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, इसको ही हम दूसरे नाम से बोलते हैं दैट इज जंक्शन लॉ। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है किरचॉफ्स करंट लॉ में, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ यहाँ गलत लिखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो रहा रहता है इसमें। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड इसका मेन जो लॉ कहता है क्या बोलता है कि सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हम कभी कभी इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे टाइप का क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। ठीक है, इसको एग्जांपल से इसलिए समझ रहे क्योंकि एक तो पहला इंपॉर्टेंट है कि इसके कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इनडायरेक्टली लगते हैं जो कि हमको आने चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एग्जांपल में है कि एक करंट 2 एम्पियर का करंट यहां से जा रहा है, यहां से 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, इधर से आउटगोइंग करंट कितना है 4 एम्पियर का है, और ये करंट कितना है ये हमें बताना है। ठीक है, तो मैंने इसका डायरेक्शन देखो, ये इनवर्ड है, ये इनवर्ड है एरो, और ये आउटवर्ड गया हुआ है, ये इनवर्ड गया हुआ है। मैंने ये वाला डायरेक्शन जो है ये अपनी मर्जी से अज्यूम किया है कि हमारा करंट जो है वो इनवर्ड जा रहा है, सपोज किया है। ठीक है, अगर गलत होगा तो इसका डायरेक्शन हमें अपने आप पता चल जाएगा। कैसे? लेट्स टेक ये एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या बोलता है किरचॉफ्स करंट लॉ, इट टेल्स दैट सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं ये करंट इनवर्ड है, तो मैं इनवर्ड करंट को पॉजिटिव मान के चल रहा हूं। ठीक है, इनवर्ड प्लस ये भी अंदर जा रहा है मतलब 3 है पॉजिटिव, करेक्ट। ये आउटवर्ड जा रहा है, तो आउटवर्ड जा रहा है मतलब ये कैसा हो जाएगा आउटवर्ड। अब अगर मैंने इनवर्ड को पॉजिटिव माना है तो आउटवर्ड जाने वाले करंट को मैं नेगेटिव मानूंगा, तो इट इज 4I। ठीक है, एंड ये करंट फिर से इनवर्ड जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है मतलब मैं फिर से पॉजिटिव ही मानूंगा इस करंट को, तो प्लस x इज इक्वल टू कितना आने वाला है 0। सम ऑफ ऑल द करंट्स इक्वल टू 0। सो ये कितना हो जाएगा 5I माइनस 4I दैट इज 1I। ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x जो मिलने वाला है हमें वो माइनस 1I मिलेगा। दैट इज हम ऐसा बोल सकते हैं अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया है ना ये डायरेक्शन गलत है। हमको डायरेक्शन कैसा अज्यूम करना चाहिए, इसके टोटली अपोजिट, मतलब इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, दैट मींस अगर हमने डायरेक्शन को आउटवर्ड कर दिया तो ये साइन इनवर्स हो जाएगी, इट बिकम्स एज पॉजिटिव I। क्या ये बात समझ में आई? क्वेश्चन में बस मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाना था कि करंट का डायरेक्शन हम कैसा भी रखेंगे हमारा उस हिसाब से रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट जो आएगा उस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने करंट का डायरेक्शन सही लिया है या गलत लिया है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें ये लॉ को इतना ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि सम ऑफ ऑल करंट्स इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं दैट इज लूप लॉ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा, जैसे किरचॉफ्स करंट लॉ के अंदर क्या कंजर्व होता, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो रहा था, वैसे ही किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अंदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये बात नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट, ये लॉ क्या कहता है कि समेशन ऑफ वोल्टेज, मतलब समेशन ऑफ वोल्टेज V इज इक्वल टू IR होता है, तो समेशन ऑफ वोल्टेज दैट इज समेशन ऑफ IR प्लस इसके अंदर क्या हो रहा है
ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हो रहा है, तो ईएमएफ समेशन ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस प्लस ईएमएफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बात तो नोट करके रखेंगे क्योंकि इसी से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगेन मैं बोलता हूं किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है इसके भी एप्लीकेशंस आते हैं, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आता है, तो थोड़ा सा पहले इसका कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रांग रहना चाहिए। नेक्स्ट, रूल्स फॉर केवीएल। अब केवीएल के रूल्स क्या है, अगर हमें लॉज लिखने हैं तो अगर ये हमें कोई सर्किट सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स जानना पड़ेगा। अब मैं बोलूंगा कि अगर कॉपी पेंसिल रखिए तो इसको नोट करते जाएंगे, मैंने यहाँ पे पूरी तरह से नहीं समझाया बट मैंने एक आइडिया दिया हुआ है। ठीक है, रूल्स फॉर केवीएल, इफ वी फॉलो द करंट, अगर हम करंट को फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल ठीक है कि अगर करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और हम भी करंट के साथ ही जा रहे हैं तो करंट कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। बट अगर हम ऐसे जा रहे हैं और करंट सामने से आ रहा है तो तब करंट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब हम ऐसे रन कर रहे हैं और मतलब हमने जो सर्किट को चलने का डायरेक्शन देखा है, हम ऐसे जा रहे हैं और करंट जो है वो हमारे अपोजिट में है, तो अगर हम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो देयरफॉर हमारा जो वोल्टेज बनने वाला है वहां पे या फिर जो हमारा रेजिस्टेंस बनने वाला है वो पॉजिटिव रहेगा। और अगर हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम है तो वो क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा ये हमारा पहला था। दूसरा लॉ, अब ये पहला लॉ ये कहता है, दूसरा लॉ क्या कहेगा, रूल सॉरी, इफ वी ट्रेवल ईएमएफ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव देन ईएमएफ इज पॉजिटिव। मतलब क्या कि अगर हमारा ईएमएफ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जंप कर रहा है तो हमारा ईएमएफ हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर हमारा ईएमएफ कैसा ट्रेवल कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव आया है तो हमारा ईएमएफ जो है वो कितना इंड्यूस हो रहा है, नेगेटिव बनेगा। ठीक है, सो ये दोनों जो पॉइंट थे ये रूल्स थे और इतने रूल से हमारा सर्किट सॉल्व होने वाला है। ठीक है, अगर ये रूल समझ में आया है तो नोट करके रखिए और उसके ही बेसिस पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये एग्जांपल सॉल्व करना आसान है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इस लूप को, लूप बनता है इसलिए इसको कहा जाता है लूप लॉ। ठीक है, अब आते हैं अपने मुद्दे पर। तो क्या है कि यहां पे हमारे पास ए बी सी डी ए ऐसा पूरा एक सर्किट है। ठीक है, अब इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमको बोला गया है कि ये पूरा सर्किट का हमें एकदम कितना इसके अंदर ईएमएफ और कितना इसके अंदर रेजिस्टेंस इनटू करंट तैयार हो रहा है वो हमें बताना है। मतलब यहाँ पे हमें केवीएल लगाना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना है। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर लगाते हैं। अब हम बढ़ेंगे कैसे, अज्यूम कोई भी डायरेक्शन कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही जाना है, आप ए डी सी बी ए से भी आ सकते हैं, आपकी मर्जी चले तो आप बी सी डी ए बी से आ सकते हैं, लेकिन जिधर से शुरुआत है उधर ही वापस आना है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन आप कोई भी मान सकते हैं, जैसे जाएंगे उसी हिसाब से आपको रूल यूज करना है। ठीक है, अच्छा तो अब बढ़ते हैं अपने आगे पॉइंट पे। तो अब यहां से हम बढ़ेंगे, ठीक है, और मैं जानना चाहता हूं ऐसे। ठीक है, तो मैं कैसे जाना चाहता हूं, कुछ इस तरह से मैं जाना चाहता हूं। ठीक है, तो अब यहां से यहां जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम चलेंगे तो ध्यान रखिए ये क्या है हमारा, हम करंट बोलते हैं आई और हम ऐसे करंट के साथ चल रहे हैं, तो ध्यान में रखिए करंट के साथ चल रहे हैं, ये बात दिमाग में रहे पूरे टाइम। ओके, सो अब हम जा रहे कहां है, पहले हमारे रास्ते में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ईएमएफ सबसे पहले है और ईएमएफ नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। सो मैंने पहले ही बताया कि अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो हमारा ईएमएफ पॉजिटिव रहेगा। सही बात है, तो हमारा ईएमएफ पॉजिटिव है तो मैं लिखूंगा E1। ठीक है, इजी। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं आगे, तो यहां पे क्या होगा, फिर से हमें नेगेटिव से पॉजिटिव ईएमएफ जा रहा है तो हमारा फिर से ईएमएफ क्या हो जाएगा, प्लस E2। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या आ गया हमारे पास, बीच में रेजिस्टेंस आ गया, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब अगर पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होने वाला है तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस प्लस यहीं पे हमें करंट भी बताना है। ठीक है, ईएमएफ में हमें करंट बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें करंट बताना किधर रहता है, जहां पर रेजिस्टेंस या पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तब। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहां हम जा रहे हैं, यहां पर भी करंट आई ही है। अब करंट यहां जा रहा है और हम भी इधर ही जा रहे हैं, तो मतलब क्या है कि अगर करंट और हमारी डायरेक्शन सेम है, इफ वी फॉलो द करंट, जैसे करंट जा रहा है वैसे ही हम जा रहे हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, करंट निगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब वहां पे जो भी रेजिस्टेंस होगा वो निगेटिव होगा। तो देखिए अभी मैं इसको कैसे लिखता हूं, माइनस, क्योंकि क्या हो गया, करंट और हमारा डायरेक्शन सेम है इसलिए माइनस
I करंट बन रहा है इनटू रेजिस्टेंस कितना है R1 है। ठीक है, एकदम सिंपल। आगे तो अब यहां से हम बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे लूप के सेकंड टर्म पे। तो अब E3 आ गया है। अब E3 को भी तो E3 कैसे जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। अब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है मतलब बात फिर से वही हो गई कि नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव E3। ठीक है, और आगे हम जा रहे हैं कहां पर, R2 पे जा रहे हैं। अब R2 कैसे जा रहा है, देखो हमारा भी डायरेक्शन ऐसा ही है और करंट का भी डायरेक्शन यही है, मतलब फिर से रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, माइनस ऑफ I R2 इज इक्वल टू, क्योंकि उसके बाद हम वापस यहां पहुंचेंगे तब तक कोई भी रेजिस्टेंस कोई भी ईएमएफ हमारे पास नहीं है, पोटेंशियल कहीं पर भी ड्रॉप नहीं हो रहा है। सो दिस इज दी किरचॉफ्स लूप लॉ, और ये हमारा इसका सर्किट सॉल्व किया है। अब इसमें अगर हमारी वैल्यूज दिए हैं तो हम सॉल्व करेंगे, नहीं दिया है तो कोई वरी नहीं। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन 2000 सीईटी में पूछा गया है 2020 में, 2019 में। तो ये लूप अगर आपको समझ में आ गया तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने में भी आसानी आएगी। ऑल क्लियर? अब बढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन रहनी चाहिए, और दूसरा कि यहाँ पर हमारा सर्किट जो भी है रेजिस्टेंस, ये सारे क्या होने चाहिए, एक दूसरे को प्रोपोर्शन में होने चाहिए। ठीक है, तो अभी पहले व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ से जितना भी रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है, टोटल करंट जो यहाँ से फ्लो हो रहा है ये इक्वल टू 0 होने वाला है। गैल्वेनोमीटर हमने लगा के चेक किया है। ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम, एज सिंपल एज, इसमें कुछ नया बताने जैसा नहीं है। बस यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम में हमें सिर्फ इतना ही कंसिडर करना पड़ेगा कि ये दोनों का प्रोपोर्शन मस्ट बी इक्वल टू इन दोनों का प्रोपोर्शन। ठीक है, और वही बैलेंसिंग कंडीशन भी है। ठीक है, तो द फॉर्मूला इज R1 अपॉन R4 विल बी इक्वल टू R2 अपॉन R3। ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान में रखना है कि ये बैलेंसिंग होना चाहिए। बाकी सिर्फ जरूरी है कि ये दोनों ही इक्वल होने चाहिए। अगर हमें ये पता है ना कि हम इनका प्लेस भी चेंज कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। फॉर एन एग्जांपल R1 अपॉन R2 अगर मैं लिखूंगा विल बी इक्वल टू R4 अपॉन R3, तो ये भी सही है ना। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। ठीक है, तो बैलेंसिंग कंडीशन इन दोनों में से कोई भी अप्लाई हो सकती है। बस समझना ये है कि इनकी वैल्यूज हमें इधर से इंटरचेंज नहीं करनी। ठीक है, नहीं तो फिर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं होगा। क्योंकि ऐसे मैं लिख सकता हूं बिकॉज वी नो दैट, ऐसा हो सकता है कि R1 इंटू R3 विल बी इक्वल टू R4 इंटू R2, सिंपल एज इट इज। तो ये भी चीज दिमाग में रखनी है कि बैलेंसिंग कंडीशन में R1 अपॉन R4 इज इक्वल टू R2 अपॉन R3, इन दोनों प्रोपोर्शनल में है। सो ये भी प्रोपोर्शनल में हो सकता है, एंड अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें ये भी कंडीशन बैलेंसिंग में मिलती है। सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, सो देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो ब्रिज है दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर? अब आएंगे आगे अगले पॉइंट पे, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब एप्लीकेशन किधर है, ये सवाल सीटी में आ सकता है कि पहला एप्लीकेशन जो है टू मेजर लो रेजिस्टेंस। अगर हमें लो रेजिस्टेंस मेजर करना है तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, टू मेजर क्वांटिटी एज रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, मतलब अगर हमें ये रेजिस्टेंस मेजर करना है, कैपेसिटेंस मेजर करना है, इंडक्टेंस अगर मेजर करना है तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द टू एप्लीकेशंस जो हमको दिमाग में रखना है। एंड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, उसकी डायग्राम और ये दोनों चीज दिमाग में रखना है। कैसे क्वेश्चंस इसके ऊपर हमें सॉल्व करने, वी विल सी इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि नेक्स्ट वीडियो पे हम बनाएंगे। ठीक है, अब ये व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज जो है इज सेम एज व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, उसी से निकला हुआ कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम अगर ऐसे कंपेयर करेंगे तो हमें अपने आप समझ में आता है कि ये जो है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, और इनके ये नीचे के पार्ट जो है वो नीचे के रेजिस्टेंस के पार्ट कर रहे हैं, और ये जो IG है ये बीच का गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर करंट 0 दिखाना चाहिए, वो वाला काम कर रहा है। तो ये ऐसे कुछ कनेक्टेड है कि इन दोनों को अगर हम ऊपर का मानेंगे R1 और R2, तो नीचे का क्या है R4 और R3। ठीक है, तो और ये बीच में जो है वो गैल्वेनोमीटर है। तो सेम उसी के कॉन्सेप्ट से निकला हुआ व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज है ना। बस इसमें फर्क क्या है कि मीटर ब्रिज है मतलब ये पूरी डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक का, दिस इज 1 मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 सेंटीमीटर का है। बस इतना है, और इसके बाद इसका हमें कॉन्सेप्ट देखना है। क्या है कि यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस X लगाया हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R है हमारे पास,
यहाँ करंट IG इक्वल टू 0 है, मतलब गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए, ये हमने कंडीशन अप्लाई की है, ठीक है। एंड ये डिस्टेंस जहां पे रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस है वहां पे हमने LH डिस्टेंस सपोज किया है, और ये डिस्टेंस जहां पे रेजिस्टेंस R है ये डिस्टेंस हमने LR कंसीडर किया है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके बेसिस पे हम क्या कंडीशंस बना सकते हैं वो हमें व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज बता रहा है। अब वैसा ही कंडीशन है जैसा हमारा कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज पे था, ठीक है। सो इट इज x अपॉन LX इज इक्वल टू R अपॉन LR। ये ऐसे क्यों बोल रहा हूं मैं कि x नीचे रेजिस्टेंस के बारे में क्यों नहीं बात की है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है Rx का वो डिपेंड किसके ऊपर करने वाला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है LX से। Why? बिकॉज हम जानते हैं R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है, बराबर है। मैंने दूसरा ही फॉर्मूला इस लेक्चर में बताया था। सो देयरफॉर यहां से हम बोल सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सो देयरफॉर Rx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LX, एंड देयरफॉर मैंने यहां पे Rx की जगह पर डायरेक्ट LX लिख दिया है। क्या बात समझ में आ रही है? तो आगे फिर x अपॉन LX विल बी इक्वल टू R अपॉन LR। अब LR का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 सेंटीमीटर है। सो 100 में से अगर मैं LX को माइनस कर दूंगा तो मुझे LR मिल जाएगा। सो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 100 माइनस LX, ठीक है, दैट विल बी R LR, ठीक है। सो सिंपल सी चीज थी, बस इस फॉर्मूले को याद रखना है कि x अपॉन LX विल बी इक्वल टू R अपॉन 100 माइनस LX, या फिर इसके ऊपर वाला। अब ये कैसे आया उसको मैंने यहां से समझा दिया है, ध्यान में रखेंगे इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आकर ये डिराइव हुआ है। क्लियर? ठीक है, तो आगे बढ़ते अपने अगले कॉन्सेप्ट में, केल्विन्स मेथड, ठीक है। केल्विन्स मेथड में भी सेम यही है, बस यहाँ पे क्या हो जाता है, अननोन रेजिस्टेंस की जगह पर हम एक G मतलब गैल्वेनोमीटर, ये बैलेंस करने वाला है सारे के सारे जो भी इसके अंदर करंट फ्लो हो रहे हैं वो, ठीक है। तो हमें जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमें R गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्टेड है और वही पूरा डायग्राम है सेम मैट्रिक्स से, दूसरा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, सो फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा G अपॉन LG विल बी इक्वल्स टू, अब R है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, R अपॉन ये जो LR है, LR की जगह पर वापस से ये पूरा डिस्टेंस मुझे क्या पता है, दिस डिस्टेंस इज 100 माइनस क्या करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि इस बार हमारे पास गैल्वेनोमीटर है इसलिए LG बताना पड़ेगा, ठीक है। बस आप इतना करना कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यहाँ पे G रखना है और यहाँ पे क्या रखना है, डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज LG और एवरीथिंग इज सेम। क्या बात समझ में आई? केल्विन्स मेथड एंड व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज दोनों एक जैसे ही हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चेंज है, जो डिफरेंस मैंने यहाँ पे बता दिया। पढ़ेंगे दैट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जांपल्स दिए हुए, एप्लीकेशंस दिए हुए पोटेंशियोमीटर के, शायद तक सीटी सवाल पूछे इस पे। पोटेंशियोमीटर में एप्लीकेशंस किसके हैं, वोल्टेज डिवाइडर का काम करता है, दूसरा ऑडियो कंट्रोल करने का काम करता है, एंड एज अ सेंसर भी काम करता है पोटेंशियोमीटर। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, इसको नोट करके रखें क्योंकि ये क्वेश्चन सीटी में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, एक और बात है जो नोट करना है पोटेंशियोमीटर में, दैट इज रो इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू R अपॉन L, एंड वेयर सिग्मा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये बात है जो आपको दिमाग में रखना है, जिससे हम आगे का पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है सीखेंगे उसमें काम आने वाला है, ठीक है। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज V by L, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सो हम सब जानते हैं कि ये V जो है, ये पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है वो किस टर्म में होने वाला है, करंट इनटू रेजिस्टेंस के टर्म में। तो मैं इसको ही आगे फर्दर ऐसा लिख सकता हूं, V की जगह पर I इंटू R लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय L लिख सकता हूं, ठीक है। हाँ, ये बात सही है। तो अब इसी के बेसिस पे एक और फार्मूला भी बना सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने बोला है कि R अपॉन L का मतलब होता है सिग्मा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, देयरफॉर मैं इस R अपॉन L की जगह पर I इंटू सिग्मा लिख सकता हूं, ठीक है। तो आपको कौन से फॉर्मूले याद रखने, दिस फॉर्मूला इज आल्सो यूजफुल, ये भी यूजफुल है और ये भी यूजफुल है, ठीक है। एक और फॉर्मूला है जो बन सकता है इसी के टर्म्स में, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू IR अपॉन L, ठीक है। इस चीज को लिखने के बाद अब हम सब जानते हैं R इज इक्वल टू रो इंटू L डिवाइडेड बाय A होता है, करेक्ट है। सो देयरफॉर अगर मेरे को सिर्फ R अपॉन L की वैल्यू चाहिए होगी तो मैं ऐसे लिख सकता हूं रो अपॉन एरिया, करेक्ट है। सो R अपॉन L मींस रो अपॉन एरिया, देयरफॉर माय फार्मूला बिकम्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज रो अपॉन एरिया इनटू करंट, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो ये सारे फार्मूले जो है वो बहुत ही यूजफुल होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
ये दिमाग में रखना है क्योंकि ये सारे फॉर्मूले, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखें, ये भी फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला सब काम आने वाला है, हम प्रीवियस ईयर्स में देखेंगे। कॉम्बिनेशन मेथड और सम ऑफ डिफरेंस मेथड, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन और सम और डिफरेंस मेथड जो है, यहाँ पे सवाल जो रहता है, एक ईएमएफ E1 से आ रहा है, एक ईएमएफ E2 से आ रहा है, ठीक है, और उसके बेसिस पे लेंथ से हमें कंपेयर करना रहता है, तो L1 प्लस L2 अपन L1 माइनस L2, ठीक है। डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आप सिर्फ यहाँ पे याद रखें कि ये फॉर्मूला ईएमएफ बना रहा है, पहला E1 है, दूसरा E2 है, L1 प्लस L2 L1 माइनस L2। दिस मेथड इज सम और डिफरेंस मेथड या कॉम्बिनेशन मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या बोलता है? इंटरनल रेजिस्टेंस इज R, हाँ ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, एंड L1 L2 आर द लेंथ इन दैट -1। ये फार्मूला डायरेक्ट डिराइव किया है, आपको सिंपली ये फार्मूला याद रखना है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट ऑफ L1 बाय L2 -1। यहाँ एक सवाल सीईटी पूछ सकती है, दैट इज ये नोट में जो लिखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो ऐसा पूछ सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस डज डिपेंड ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो हम ऐसा बोलेंगे नो, इट डज नॉट डिपेंड। क्यों? क्योंकि जितना भी R1 जो है, अगर ये बढ़ेगा तो इसको बैलेंस करने का काम जो है वो L2 करने वाला है, ठीक है। ध्यान से समझे कि ये जो भी इसके ऊपर अगर ये बढ़ रहा है तो ये इसको बैलेंस करेगा कौन? L2, ठीक है। ये अपने आप कम हो जाएगा, और अगर ये कम हो रहा है तो ये अपने आप बढ़ जाएगा। सो जो लेंथ L2 जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस को बैलेंस करने का काम कर रहा है, ठीक है। सो अगर कोई पूछे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड करता है? सो नॉट एट ऑल। सीटी ऐसा सवाल पूछ सकती है, सो रिमेंबर इट, ठीक है। और क्या कॉन्सेप्ट था वो तो मैंने समझा दिया, तो इसको नोट करके लिखिए। मैंने सिर्फ आधा ही लिखा है। इसको बैलेंस कौन करेगा? L2 बैलेंस करेगा। अगर ये कम हुआ तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ा तो ये कम हो जाएगा। ऑल क्लियर, ठीक है, सिंपल सी बात थी। आगे और जो लास्ट पॉइंट है हमारे लेसन का, दैट इज गैल्वेनोमीटर को हमको अगर एमीटर के तरह काम कराना है तो हमें रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा? सो हमें कनेक्ट करना पड़ेगा रेजिस्टेंस को पैरेलल में। इफ वी वांट टू convert galvanometer as work as ammeter, so we have to connect resistance in parallel। और अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर की तरह काम कराना है तो हमें रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा? इन सीरीज में, ठीक है। ये दोनों बात दिमाग में रखें, दोनों को एक एक तरीके से देखते हैं। अभी यहाँ हमारा गैल्वेनोमीटर है, उसको हमने सीरीज में कनेक्ट कराया है रेजिस्टेंस को, ताकि हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो एमीटर की तरह काम करे, ठीक है। नाउ सी हाउ द फार्मूला डिराइव्स। हमको फार्मूला डिराइव करना है क्योंकि याद तो रहेगा नहीं वो, ठीक है। सो वी शुड डिराइव इट, और डिराइव करके याद करें इसको, ताकि कैसा भी फार्मूला आ जाए एग्जाम्स में हमको सॉल्व करना आना चाहिए। सो G इंटू IG इज इक्वल टू S इंटू IS, ठीक है। जो करंट गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है वो IG करंट है, एंड जो शंट से मतलब पैरेलल से जो पास हो रहा है वो करंट IS है। G एज इट इज रहेगा, इसको IG ही रखते हैं, एंड S इंटू IS का मतलब I माइनस IG बोलता हूं मैं, ठीक है। क्योंकि ये जो करंट है, इधर से जितना भी करंट फ्लो होगा उतने, यहां अगर हम सपोज करें कि करंट इधर से I जा रहा है तो इधर करंट IG जाएगा, देयरफॉर इधर कितना करंट जाएगा? I माइनस IG जाएगा, सही बात है। सो देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूं IS की जगह पर कि वहां पे करंट I माइनस IG फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो उसके बेसिस पे मेरे को अगर सिर्फ IS का फार्मूला चाहिए होगा तो माय फार्मूला बिकम्स एज I माइनस IG इज इक्वल टू S। Therefore, I can say S is equal to G into IG upon I की जगह पर if we consider कि यहाँ पे है ना n number of currents flow हो रहे हैं, n times the current is flowing through galvanometer, so I can say n into IG, ठीक है। ये करंट टोटल कितना फ्लो हो रहा है? n into IG minus IG। Therefore, my formula becomes as ये IG यहाँ से कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, so my formula becomes as G upon n minus 1, ठीक है। तो S इज इक्वल टू G माइनस 1, ये जो एक फार्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है। एंड एक ये भी फार्मूला याद रखना है कि अगर हमारा करंट S IG और I के बेसिस पे पूछा होगा तो ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने हैं। वी विल सी इन न्यूमेरिकल कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं सीडी में, ठीक है। एंड अब लास्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे रिलेटेड विद गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट एज वोल्टमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर जैसा काम कराना है तो हमें सीरीज को या रेजिस्टेंस को हमको सीरीज में रखना पड़ेगा। सो वो बात लिखी है मैंने। इसके बाद हमें इसका डायरेक्ट फार्मूला देखना है, डेरिवेशन में वापस वही चीज है, सब सॉल्व करते हुए जाना है जैसे हमने जैसे गैल्वेनोमीटर को हमने एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किया था। सो x इज इक्वल टू V बाय IG माइनस G,
ये फॉर्मूला होगा गैल्वेनोमीटर का एज वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरा फॉर्मूला अगर n के टर्म्स में बोला जाए तो x इज इक्वल टू g ब्रैकेट n माइनस 1, ये भी फॉर्मूला दिमाग में रखना है, ठीक है। इसको सिंपली फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये चीज आती है, ठीक है। इस तरह से ये लेसन का करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चैप्टर विथ सारा कोई एक्सक्लूड पार्ट नहीं किया गया है, सब खत्म किया है। बस एमीटर और वोल्ट मीटर का क्या डिफरेंस होता है ये हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं और उसका डिफरेंस आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।